Assalamu alaikum, my dear students of class ninth. Today, that's on 2nd of October 2020, we are going to discuss about earthquake. So our today's topic is earthquake. This is from the chapter number 3rd of disaster management. So we have already discussed about natural disasters. So we know that a natural disaster is an event that is caused by natural hazards and leads to loss of life and damage to physical infrastructure and environment. Today we will be discussing one more natural disaster, that is earthquake. आज हम earthquake के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. earthquake होता क्या है? An earthquake is a sudden shaking of Earth's surface due to release of energy in the Earth's crust. बच्चों, आप जानते हो कि अर्थ 3 लेयर से बनी हुई होती हैं. ऊपरी वाले हिस्से को हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले हिस्से को हम मेंटल कहते हैं और नीचे वाली जो सरफेस होती है अर्थ की उसको हम कोर कहते हैं. जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अर्थ का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, उस ऊपरी वाले हिस्से के बिल्कुल नीचे से कुछ रॉकी मासेस होते हैं. जस्ट लाइक दीज आर जस्ट लाइक प्लेट्स विच आर revolving as earth revolves around the sun. In same way, these plates, these rocky masses also revolves around the sun. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इसकी अर्थ की जो ये मूवमेंट होती है और साथ में जो इन प्लेट्स की मूवमेंट होती हैं, इन प्लेट्स की मूवमेंट्स में ये जो रॉकी मासेस होते हैं, ये कभी अपना रास्ता भटकने की वजह से आपस में कोलाइड करते हैं. सो ये कोलिजन जो होता है बिटवीन टू रॉकी मासेस में जो ये कोलिजन होता है, इससे एक किस्म की एनर्जी रिलीज़ होती है. और जो ही ये एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये रिलीज़ होने के बाद अर्थ से बाहर निकलती है, तो इससे सडन शेक एकदम से पैदा होता है एंड दैट सडन शेक इज़ कॉल्ड एज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक जो होता है, ये एक इसका मतलब ये एक नेचुरल हज़ार्ड की वजह से होता है. ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हज़ार्ड माना जाता है. हज़ार्ड हम कहते हैं जिस चीज़ से आपको थ्रेट हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो. एंड इट्स ऑकरेंस इज़ यूजुअली सडन विद लिटिल और नो वार्निंग. और ऐसा ये जो अर्थक्वेक होता है इसकी कोई वार्निंग नहीं होती है, ये बिल्कुल एकदम से अचानक आ सकता है, हमें इसके बारे में कोई वार्निंग नहीं दी जाती है. अर्थक्वेक रिजल्ट्स इनटू कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स. जैसा कि हम जानते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक एक नेचुरल डिज़ास्टर है. इसकी वजह से बहुत ही नुकसान ये बहुत ही नुकसान कई चीज़ों को पहुंचा सकता है. जस्ट लाइक इससे कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग हो सकते हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, इससे हमारा माहौल यानी एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है, इससे बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है. इस अर्थक्वेक की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स भी हो सकते हैं, कई जगहों पे गैस लीक भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी कई जगहों पे आग भी लग सकती है. वाटर पाइप्स भी ब्रोक हो सकते हैं, वाटर टैंक्स भी ब्रोक हो सकते हैं, जो फ्लड्स जो मतलब सैलाब की वजह बन सकती हैं और जिसकी वजह से काफ़ी जानी या माली नुकसान हो सकता है. अब ये जो अर्थ का जो इम्पैक्ट होता है, इसके असरात किस अर्थक्वेक में ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसके डिफरेंट फैक्टर्स पे. जस्ट लाइक कि ये अर्थक्वेक जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है. मैग्नीट्यूड हम कहते हैं तो हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जिसके बारे में अभी आपने बात की कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है आफ्टर कोलिजन ऑफ द टू रॉकी मासेस, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं. सो कितना मैग्नीट्यूड होगा इस पे डिपेंड करता है. लोकेशन क्या है, जगह कैसी है, इस पे डिपेंड कर सकता है. सॉइल क्या है, कैसी सॉइल है, इस पे डिपेंड करता है. और क्या जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो इस पे ये डिपेंड कर सकता है. तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है आपकी बुक में, इसमें दिखाया गया है सम इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. अब तक जितने भी के कुछ इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक्स आ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में,
तो इसके हवाले से कुछ चार्ट दिया गया है, कुछ जगह दिए गए हैं, पहले एरियाज़, दूसरे रो में है, दूसरे कॉलम में ईयर और तीसरे में मैग्नीट्यूड। उधमपुर में एक दफ़ा ज़लज़ला आया था इस 1951 में और इसका मैग्नीट्यूड जो था 6.0 था। इसी तरह उधमपुर में एक और ज़लज़ला आया था 1962 में, मैग्नीट्यूड था 6। कोटवा में 1947 में मैग्नीट्यूड was 6। कोटवा में एक और ज़लज़ला 1950 में 6.0 मैग्नीट्यूड। कोटवा 1951 6.0 मैग्नीट्यूड। उरी मुजफ्फराबाद मोस्ट डिस्ट्रक्टिव earthquake so far as these important earthquakes of Jammu and Kashmir are concerned in 2005, that is its magnitude was 7.6, resulting in almost 1 lakh death toll. Now इसके अलावा सिस्मिक जोन्स, सिस्मिक द अर्थक्वेक जोनिंग मैप, अर्थक्वेक का एक अपना जो जोनिंग मैप होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स। ये अलग अलग 4 सिस्मिक जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। As per this classification, the state of Jammu and Kashmir falls in seismic zone 4 and seismic zone 5। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैं ये किस जोन में फॉल हो जाती हैं? ये जोन 4 और जोन 5 में फॉल होती है, इसलिए इसको प्रोन टू सीवियर एंड वेरी सीवियर अर्थक्वेक्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और चार्ट दिया गया है, इसमें दिखाया गया इन इंडिया में कुछ मेन अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, एरिया, ईयर, मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो। तो एक सिस्मिक मैप ऑफ इंडिया भी दिखाया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ आती है कि अर्थक्वेक को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। जिस तरह से हम अपने बुखार जब हमें होता है, फीवर जब हमें होता है, तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करके अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से अर्थक्वेक में जो ये मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स रिलीज ऑफ एनर्जी जो होती है, इसको भी एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से, एक इंस्ट्रूमेंट से हम इसमें अमाउंट, इसका मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं। आइए उसका नाम क्या है और वो किसने डेवलप किया है, चलो देखते हैं। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड and amount of energy released, it's determined by use of seismograph। seismograph की वजह से earthquake का मैग्नीट्यूड या amount of energy जिसको हम बोलते हैं, ये डिटरमाइन किया जाता है एक ग्राफ की वजह से, एक ग्राफ के ज़रिए से, दैट्स seismograph। सो इसके अलावा एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स ग्राउंड वाइब्रेशन। सिस्मोग्राफ जो होता है ये एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंटिन्यूसली ग्राउंड वाइब्रेशंस, जो एक तरह के ग्राउंड्स में जो ज़मीन में एक वाइब्रेशंस होती हैं, इसको कंटिन्यूसली इसको रिकॉर्ड करता रहता है। एक और इसमें चीज़ आती है, वो है स्केल। स्केल जो जिसको डेवलप किया है एक सिस्मोलॉजिस्ट है, इसका नाम है चार्ल्स रिचर। चार्ल्स रिचर ने एक स्केल को डेवलप किया था इन ईयर 1935 में, और जो ये स्केल था इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने में इस्तेमाल होता है, और इस स्केल को हम रिचर स्केल कहते हैं। याद रखिए बच्चों, अगर कोई आपसे कहे कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो होता है एक स्केल से हम मेजर कर सकते हैं, उस स्केल का नाम क्या है, आपका जवाब होना चाहिए रिचर स्केल। और आपसे अगर कोई ये भी कहे कि ये रिचर स्केल जो था किस सिस्मोलॉजिस्ट ने इसको डेवलप किया था, आपका जवाब होना चाहिए चार्ल्स रिचर इन द ईयर 1935। सो एन इंक्रीज ऑफ 1 मैग्नीट्यूड signifies 10 times increase in ground's motion or roughly an increase of 30 times the energy। इंक्रीज जो ये एनर्जी होती है, मतलब जितनी ये इंक्रीज हो सकती हैं ग्राउंड, ये इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि इसके इंक्रीज होने से 10 बार इंक्रीज इन द ग्राउंड मोशन हो सकता है, और रफली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इट्स इंक्रीज ऑफ 30 टाइम्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कुछ टर्म्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। याद रहे बच्चों, जहाँ पर जिस ज़मीन का वो पॉइंट, वो हिस्सा जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हम फोकस कहते हैं, और बिल्कुल इसी फोकस के ऊपर जो एक और पॉइंट होता है जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं,
एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस। जो ये एपिसेंटर होता है ये एक पॉइंट होता है जो अर्थ सरफेस में बिल्कुल फोकस के ऊपर होता है। फोकस आपको पहले ही हमने बोला, फोकस इज द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक originates. Earthquakes generate seismic waves which can be detected with a sensitive instrument called seismograph. जिस तरह से हम जानते हैं कि टाइडल वेव्स के बारे में, एनर्जी वेव्स के बारे में, साउंड वेव्स के बारे में, इस तरह से अर्थक्वेक में भी जो कुछ वेव्स होते हैं जो अर्थक्वेक की वजह से जनरेट किए जा सकते हैं, जनरेट जो अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स। जो इस सिस्मिक वेव्स से इनको डिटेक्ट करने में हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सिस्मोग्राफ। तो अर्थक्वेक जनरेट सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक जनरेट क्या करता है, सिस्मिक वेव्स को जनरेट करता है, विच कैन बी डिटेक्टेड विद ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, जो डिटेक्ट किए जा सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की बदौलत, एंड दैट वेरी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ. So thanks, that was all about today's video. So Allah Hafiz.